अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाज़रीन, इस वक्त ईरान अमेरिका जंग जो है उसके हालात अजीब व गरीब हो गए हैं। एक तरफ हमले हैं, दूसरी तरफ सफारतकारी है। देखते हैं उसका क्या नतीजा आता है। बहरहाल फ़िलहाल जो एक नतीजा हमारे सामने आया है, अभी जो फरवरी 2024 के इंतखाबात थे, उनके ऊपर एक नतीजा फाफन की रिपोर्ट के ज़रिए मंजर आम पर आया है, जिसके तहत जो मामलात थे 2024 में, जो फॉर्म 47 का जो बयानिया बनाया गया था और कहा गया था कि बड़ी मुनज़्ज़म धांधली हुई है, उसके ऊपर फाफन की एक पूरी रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनलों में जितने केसेस भी जितने फाइल किए गए थे पीटीआई की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनमें से 2/3 जो केसेस हैं उनका फैसला हो चुका है। और उनमें से कोई एक भी ऐसी जैसे कह लीजिए कि मुकदमा नहीं है जहां पीटीआई की बात को तस्लीम किया गया हो, चाहे वो दावे हों चाहे वो इल्ज़ामात हों, वो पीटीआई साबित नहीं कर सकी किसी एक नशिस्त के ऊपर भी। हालांकि उन्होंने सैकड़ों की तादाद में मुकदमात किए थे। और दूसरा ये है कि जो 246 के करीब जो केसेस फाइनलाइज हुए हैं, उसमें से 242 केसेस जो हैं वो मुस्तरद हो चुके हैं, और 4 केसेस जो एक्सेप्ट हुए हैं वो भी पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं रखते। वो नेशनल पार्टी और जेयूआई फे के बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के मामलात हैं। उसमें से कुछ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 18 के करीब जो केसेस हैं वो ले जाए गए, जिनमें से 3 जो हैं वो सिर्फ एक्सेप्ट हुए और 15 को मुस्तरद कर दिया गया। और जो 3 एक्सेप्ट हुए हैं वो भी मुख्तलिफ दूसरी वजूहात पर हुए हैं। उनका फॉर्म 47 या जुज़वी तौर पर कुछ चीज़ों के ऊपर बात की गई है। तो जो फाफन की ओवरऑल रिपोर्ट की जब बात की जाती है तो उससे ये तासुर वाज़े हो रहा है कि ये जो एक बयानिया बनाया गया था इस मुल्क के अंदर फॉर्म 47 का, वो बुरे तरीके से उड़ चुका है। उसकी कोई हकीकत नहीं है और ना ही उसके कोई सबूत मिलते हैं कहीं पर। इस वक्त जीबी में इंतखाबात हो रहे हैं, आप जानते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने भी अपनी 9 नशिस्तें पिछले इंतखाबात में उनसे छीनने की बात की, प्लस उन्होंने फॉर्म 47 के ऊपर भी बड़ी गुफ्तगू की थी अपनी पहली तकरीर के अंदर। उन्होंने कहा था कि जो मेरे उम्मीदवार हैं वो फॉर्म 47 कंट्रोल करें, फॉर्म 47 मैं खुद देखूंगा। अब जो मामला है इस वक्त, क्योंकि मैं उस इलेक्शन का हिस्सा था, हमने 18 के इंतखाबात भी देखे, 2024 के भी देखे, उसमें बहुत सारे मामलात और मसाइल ज़रूर रहे होंगे। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि हमें मेरे इल्म में था, पर्सनली मेरे इल्म में था, जिसकी वजह से मैं भी उस वक्त जो मीडिया पर जो नताइज आ रहे थे वो वाज़े स्क्रीन से वाज़े हो रहे थे कि वो गलत हैं, क्योंकि उसमें एक सियासी जमात ने जाली फॉर्म 45 जो हैं वो मीडिया को प्रोवाइड किए थे, जो बाद में आज तक साबित नहीं हो सके। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, और जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाकर अब गुज़िश्ता इतने 2 साल तकरीबन हो चुके, उसके अंदर से क्या निकला है वो आप सबको मैं बता चुका हूँ। इस पर बात करने के लिए हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया कादर खान मंदोखेल साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं लालचंद मल्ली साहब, और अमजद इकबाल साहब सीनियर तजियाकार हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। मैं पहले कादर खान मंदोखेल साहब आपके पास आऊँगा। अब मामला ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, ये जो पीटीआई का बयानिया था, ये फॉर्म 47 ये तो उड़ चुका है। अब बिलावल साहब जो है उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं जीबी इलेक्शंस के अंदर। ये क्या मामला है, और पीटीआई जो है इसके बाद पीटीआई के पास क्या गुंजाइश है कि वो फॉर्म 47 के ऊपर गुफ्तगू करे? क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब अब भी जीबी इलेक्शन में कह रहे थे कि वो जिन्होंने सीटें चोरी की, नशिस्तें चोरी की, आपको याद होगा वो कहते थे कि हमारी 80 नशिस्तें चोरी हुई। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तो कोई एक जगह भी ऐसी नहीं है, उनकी तो जो समातें भी हुई हैं उसके बाद भी वो सीट जो है यानी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी मुस्तरद कर दी है, कोई सबूत ही नहीं है। देखिए मोहतरम बेहद मुअद्दबाना गुजारिश मेरे आपके सामने, आपने कैसे एक रिपोर्ट टीवी में आके बोल दिया है और आपने यकसर सारे मुस्तरद कर दी। छोड़े पीटीआई का, मैं आपके सामने बैठा हूं पीपल्स पार्टी का। मैंने इलेक्शन से पहले मेरे पार्टी का मरूम सेक्रेटरी जनरल ताज हैदर साहब ने लिखा है कि यहाँ धांधली हो रही है। इलेक्शन से पहले की बात बता रहा हूँ। फिर इलेक्शन वाले दिन जो हालत हुआ, वहां 3800 वोट पे ये मुखबर कौमी मूवमेंट के मुखबर खास को जो NA 242 पे बिठाया, और मैंने ये पूरा बंडल लेके सबूतों के साथ, और इलेक्शन कमीशन के अंदर एक इनका नुमाइंदे ने मुझे वेबसाइट अपना वो दिया, व्हाट्सएप नंबर दिया, सारे सबूत वीडियो सब मैंने उसको भेज दिए। और फिर उसके बाद मैंने वो बंडल लेके खुद, वहां बहुत सारे वकला बैठे हुए थे, अली बुखारी साहब पीटीआई के बैठे हुए थे, फवाद चौधरी के भाई जो है वो बैठे हुए थे वहां पे। इन सब के सामने मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बोला कि ये सारे वोट हमारे कारकुनों ने छीने हैं, एमक्यूएम के कारकुनों से, वीडियो मौजूद है,
आप इनकी फॉरेंसिक करा दो, नहीं हो तो मैं एक किसके मुंह पे मारूं, ये अल्फाज मैंने अदा किए। आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। आप कैसे फाफन शाफन का रिपोर्ट लेके नहीं नहीं, आप ये सारी चीजें मुस्तरद करे हो? पीटीआई वाले जवाब देंगे अपनी जगह पे, मैं तो खुद इसका विक्टिम हूं, मैं खुद इसका गवाह हूं। और डिप्टी कमिश्नर मेरे जिला केमाड़ी ने जब मीटिंग बुलाई, मैंने उससे पहले कहा कि आप ये ड्रामा बंद कर दे, क्योंकि यह मुखबर कौमी मूवमेंट के लोग कहते हैं कि इलेक्शन हमको दे दिए, छोड़े उसको भी। कादर साहब फैसल वाडा साहब जिंदा है, मैंने 50 शो में ये बात की है। मैंने इसको फोन किया इलेक्शन से पहले, मैंने कहा भाई मेरे सीट पे थोड़ा ख्याल रखे, दाली नहीं होना चाहिए। बोले ये तो आपको नहीं मिल सकती, ये तो मुस्तफा कमाल को दे दी गई है, ले लेना। फाफन शाफन को बोलो, फैसल वाडा से पूछो कैसे कहा है। ये आज में नहीं करो, ये मैंने कई शो में बात की है। सवाल ये कि कादर साहब ये बात नहीं है फाफन की, तो देखें कहा के सुन ले मेरी बात भी, इस तरह पैसे मुझे नहीं पता फाफन ने जी जी, मैं आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखिए फाफन की जो रिपोर्ट है वो उन आदादो शुमार पर मबनी है कादिर साहब, जो कि वहां पर ट्रिब्यूनल में केसेस दायर किए गए, उसमें से जो फैसले आए हैं वो उससे मुतल्लिक है, उस आदादो शुमार पर मबनी है। ये फाफन की कोई अपनी जाती उसके ऊपर कोई वो रिपोर्ट नहीं है या उन्होंने पेश नहीं की, उन्होंने सिर्फ आदादो शुमार की बुनियाद पर बात की है। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई केस अदालत से कोई बंदा हार जाए, इसका मतलब थोड़ी कि उसका केस झूठ है। मैं आपके सामने विक्टिम बैठा हूं, बोलो सलमान सुल्तान राजा को कि कादर खान मंदोखेल तुम्हारे ले लो फैसल वाडा को लाइन पे। आपने नहीं बोला 2 महीने पहले ये सीट आपको नहीं, तो ये धांधली और क्या होती है? फाफन शाफन को बोलो कि ये सारे कादर साहब आप अपनी एक नशिस्त की बात कर रहे हैं, आपकी नशिस्त पे जो कुछ हुआ वो एक अलग डिबेट है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, फॉर्म 47 के बयानिए की बात कर रहा हूं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये फॉर्म 47 का ड्रामा गलत था, जब एक केस में मैं आपको साबित कर रहा हूं दलाइल के साथ? आप कैसे कह सकते हैं एक झूठी रिपोर्ट के ऊपर आप मीडिया पे आके कादिर साहब एक आपकी एक बात, एक नशिस्त की बात मानी जाए, या जो 242 46 केसेस वहां पे डिसाइड हुए और 300 से ज्यादा वहां पर दरखास्तें, वो उनके ऊपर जो आदादोशुमार है उन पे बात की जाए, या किसी एक केस? मैं तो एक नशिस्त की बात तो नहीं कर रहा। कौन बैठे हुए? ये कौन बैठे हुए जो ट्रिब्यूनल वाले? आपको पता है अली बुखारी जो पीटीआई का एनए 3 इस्लामाबाद से जब बैठा हुआ था, उसने जो केस के कादिर साहब वो ट्रिब्यूनल चैलेंज किए गए हैं क्या? उन ट्रिब्यूनल्स को चैलेंज किया गया कहीं पर? मैं 32 साल हो गए, मुझे 32 साल हो गए अदालतों में प्रैक्टिस करते हुए, सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं। ये सारे ड्रामे हमने देखे हुए सारे। आप मुझे बता दो, उस जज से वो उखाड़ दिए, उस बेचारे की डिग्री जाली करार दी। किस कानून की बात करो, किस ट्रिब्यूनल की बातें करे हो आप? ठीक है, मैं जरा मल्ली साहब से भी, लालचंद मल्ली साहब, ये कादर खान मंदोखेल साहब जो है वो ये फरमाते हैं कि उनकी एक नशिस्त के ऊपर जो कुछ वो आपके सामने जो बयान कर रहे थे, लेकिन मैं जो आदाद शुमार फाफन दे रहा है वो ये हैं कि जितनी ट्रिब्यूनल में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जितनी दरखास्तें दायर की गई, उसमें से जितनों के फैसले हुए, उन तमाम के जो फैसले हुए उनमें कोई एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी दरख्वास्त नहीं थी जिसे कबूल किया गया हो। इस पर्सपेक्टिव के अंदर ये बात कह रहा है फाफिन कि ये जो फॉर्म 47 का जो बात की जाती है ये दुरुस्त साबित नहीं होती, क्योंकि जो वहां पर मुकदमात हुए भी हैं उनके अंदर ना तो दावे साबित किए जा सके और ना ही इल्जामात साबित किए जा सके, किसी एक निशिस्त पर भी ऐसा नहीं हो पाया। तो इसलिए इस बुनियाद पर फाफन ने यह रिपोर्ट दी है। तो अब आपको नहीं लगता कि फॉर्म 47 का बयानिया जो है वो अब मजीद शायद पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं चला पाएगी? जी, सबसे पहले तो नौशाद साहब आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है और हम फाफिन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये रिपोर्ट देखकर फिर एक दफा कौम को याद कराया है कि किस तरह पाकिस्तान की कौम का मैंडेट 8 फरवरी को लूट लिया गया था। एक फाफिन है तो दूसरी तरफ आपको याद हो ये जो ट्रिब्यूनल्स थे, जो 2017 का जो एक्ट था, इलेक्शन एक्ट, उसके मुताबिक ये सिटिंग जजेस को ये ट्रिब्यूनल्स करने थे, लेकिन आपको याद होगा इस धांधली के बाद इसका कानून तब्दील कर दिया गया और अपने मनपसंद, अपने चाहने वाले, अपने चहीते जजेस को इन ट्रिब्यूनल्स में लगा दिया गया ताकि वो अपनी पसंद के फैसले ले सके। और ना सिर्फ ये किया गया लेकिन कई हमारी जो फिर वो अर्जियां थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको टेक्निकल ग्राउंड्स पर भी मुस्तरद कर दिया गया।
अब फॉर्म 47 की बात जो सिर्फ पीटीआई नहीं कर रही है नौशाद साहब, आपको ये बात करेक्ट करना चाहिए। ये बात पीपल्स पार्टी ने भी की है। वो समझते हैं कि उनका मैंडेट जेन्युइन है, नवाज लीग का जो मैंडेट है वो चोरी का मैंडेट है। ये बात जेयूआई भी करती है, ये बात पाक मैप भी करती है, ये मुख्तलिफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ये बात करती रही हैं। अब ना सिर्फ यहाँ पे, अब आप एक तरफ फाफिन को ले लें, जो एक शायद हमारे रिपोर्टर हैं, वो कहाँ से रिपोर्ट करते हैं सब जानते हैं, लेकिन क्या कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आई, क्या वो उसको आप फाफिन के मुकाबले में आप उसको झुठला देंगे कि कॉमनवेल्थ ने जो इस इलेक्शन पे सवालात उठाए वो गलत थे? क्या यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट के थ्रू आप गए हैं? क्या यूएस कांग्रेस ने करारदाद पास नहीं की कि इसके एक फ्री फेयर जो है वो जांच होना चाहिए? लालचंद वली साहब, मुझे जहां तक याद पड़ता है कॉमनवेल्थ के जो उन्होंने जिसके ऊपर आर्ग्यूमेंट किया था उसमें कहीं इस तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं था जो कि आप जिस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, या ईयू ने भी नहीं किया था। उस वक्त भी जो जर्नलिस्ट आए थे उन्होंने भी जो रिपोर्ट्स दी थी उस वक्त इलेक्शन के बाद जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें किसी मुनज़्ज़म धांधली की बात नहीं की गई थी। फॉर्म 47 का जो पर्सपेक्टिव था वो मुनज़्ज़म धांधली का था। और सेकंड बात यह है कि अगर कांग्रेस के अंदर, यूएस कांग्रेस में कोई रिपोर्ट, कोई 2-3 लोग मिलकर अगर कोई रिपोर्ट दे देते हैं तो अल्टीमेटली वो पूरी कांग्रेस की नुमाइंदगी नहीं करती, और इस तरह की चीज़ों के रिबटल्स भी आते हैं। किसी एक मीटिंग के अंदर बैठकर अगर कोई कह दे तो वो उसको ऑफिशियल नहीं करार दिया जा सकता। पॉइंट मेरा ये था, मैं जो बात आपसे कर रहा था, मेरा सवाल ये था कि क्या इसके बाद भी, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स को आपने चैलेंज नहीं किया, या तो आप ट्रिब्यूनल्स को चैलेंज कर लेते हैं जिनको जो आप समझते हैं कि गलत बनाए गए, अगर ट्रिब्यूनल को चैलेंज भी नहीं किया गया, उनका फैसला भी आ गया, उनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहां पर भी 18 में से 15 जो है वो दरखास्तें मुस्तरद हो गई, सिर्फ 3, और जो 3 हुई वो बिल्कुल डिफरेंट चीजों के ऊपर ली गई, वो फॉर्म 47 से मुतालिक। तो उस सूरत के अंदर फाफन एक ड्रॉ करता है कि मेरा पॉइंट आपसे ये सवाल ये है, क्या अभी भी आप फॉर्म 47 के जो बयानियां हैं उसको आगे लेकर चलेंगे? देखिए, फॉर्म 47 का बयानिया हम नहीं लेके चल रहे, पूरी कौम लेके चल रही है। ये मैंडेट पूरी पाकिस्तान की कौम का चोरी हुआ था, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चोरी नहीं हुआ था। क्या आप उस कमिश्नर रावलपिंडी को भुला देंगे जिसने कहा था कि पूरी रावलपिंडी डिवीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गए, हमने जुल्म किया, हमसे जुल्म करवाया गया, काजी फायज ईसा उसमें शामिल थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसमें शामिल थे। ये कितना आसानी से ये आप भूल जाते हैं कि किस तरह इस कौम के साथ जुल्म और ज्यादती की गई। ठीक है अमजद साहब, सवाल बड़ा सिंपल सा है, सिंपल। अब अदाद शुमार की बुनियाद पर यह बात कही जा रही है। मैंने तो नहीं डिसाइड किया कोई चीज़, या फाफन ने नहीं डिसाइड किया। फाफन ने वो अदाद शुमार बताएं कि जब 2/3 केसेस जो है वो फाइनल हो जाएं, और उसमें से किसी एक दरखास्त के ऊपर भी, किसी एक हल्के की दरखास्त में, उसमें बहुत सारे नेशनल 80 से ज़्यादा नेशनल असम्बली, 127 के कितने करीब जो है वो प्रोविंशियल असम्बलीज, कोई एक जगह तो ऐसी होती जहाँ कोई इल्ज़ाम साबित होता, कोई जो दावा किया गया वो साबित होता, कुछ भी नहीं हो सका। अब पॉइंट ये है, उस बुनियाद पर वो ये कहते हैं कि ये जो मुनज़्ज़म धांधली वाला जो एक बयानिया था ये शायद दुरुस्त नहीं था। हो सकता है दुरुस्त हो सकता है ये दुरुस्त, लेकिन अदाद शुमार ये साबित करते हैं कि इसका मामला इस तरह से नहीं है। और ख़ासतौर पर जब उन ट्रिब्यूनल्स को भी चैलेंज नहीं किया, तो आपको नहीं लगता कि ये जो हमारे यहाँ एक रिवाज है, एक इलेक्शन होता है, आरटीएस बैठ जाता है, एक इलेक्शन होता है, आरओज का इलेक्शन है जी, ये जो है ये फॉर्म 47, मतलब ये हम जो शिकस्त खाने वाली पार्टियां हैं, वो जीतने वाली पार्टी के तो सारे ही खिलाफ होते हैं, वो हमेशा से होते हैं, जो भी जीतती है उसके खिलाफ बात करते हैं, सारे करते रहते हैं। हमारे अंदर ये एप्टीट्यूड क्यों नहीं है कि हम शिकस्त तस्लीम करें, जीतने वाले पार्टी को मुबारकबाद दें और आगे चले? सारी दुनिया के इलेक्शन में होता है, पार्टियां जीतती भी और हारती भी हैं। देखिए नौशाद साहब, सबसे बड़ा अलमिया ही हमारा ये है, हम ना अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं, ना हम कोई अपने खिलाफ किसी अदालत के फैसले को तस्लीम करते हैं, क्योंकि जो अदालत हमारे खिलाफ फैसले करती है वो अदालत बिकी हुई होती है, और जो हमारे हक में फैसला करेगी अदालत वो बड़ी आज़ाद और ट्रांसपेरेंट होगी। और इसी तरह से ये जिस आप मुनज़्ज़म धांधली की बात कर रहे हैं ना, ये मुनज़्ज़म धांधली का बयानिया ये ऐसी बात है कि बयानिया नहीं था, बाकायदा बयानिया बनाया गया था, और इलेक्शन की जब रिजल्ट आ रहे थे उसी वक्त ये बनना शुरू हो गया था। और उस बयानिया को आज तक कुछ दोस्त वो आज तक चला रहे हैं उसको, और उसको बयानिया बनाए रखने के लिए वो शायद उसके पीछे कई मकसद होंगे उनके। और सियासी पार्टियों की जहाँ तक बात करते हैं तो देखिए, अभी मलिक साहब ने जो बात की, जेयूआई ने किसके खिलाफ बात की थी? हाँ, पीटीआई के खिलाफ। वो पीटीआई के खिलाफ कह रहे थे कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ और पीटीआई ने किया।
बलूचिस्तान में JUI ने अगर बात की तो वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ की थी, पीपल्स पार्टी ने बात की वहां पे वो MKM के खिलाफ बात की, और बाकी आप जहां पे हर जगह आप देखेंगे एक दूसरे के खिलाफ, जहां जहां पे जिसका जो कैंडिडेट हारे, जिसको शिकस्त हुई, उसने दूसरी पार्टी के खिलाफ ये इल्जाम लगाया। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि ये सिर्फ फॉर्म 45 और 47 वाली जो बात है ये हर जगह पे की गई ना, उसको सिर्फ नून लीग के खिलाफ क्यों इस्तेमाल किया जाता है? सिर्फ एक, जब भी 47 और 45 की बात है, जब पीटीआई की हुकूमत बनी थी तो पीटीआई को पॉइंट किया जाता है, जब रेफरेंस दिया जाता है, पीटीआई वाला रेफरेंस देता है JUI के इल्जामात का, वो भी नून लीग के खिलाफ आता है। पीपल्स पार्टी वाले देते हैं, वो भी नून लीग के खिलाफ आते हैं। टैग नून लीग के साथ किया जाता है। मतलब यही बात है ना कि जी के 45, 40। और एक चीज और मुझे ये बताइए कि ये जितनी जिन केसेस का आपने जिक्र किया, 240 के करीब अब तक जी, मैं भाई पूरी रिपोर्ट पढ़ी है, ठीक है, उसमें मुझे बताया कि कितने केसेस में फॉर्म 45, ये तो एक सीधी सीधी बात है ना, ये स्टैटिस्टिक्स की बात है कि आपके पास फॉर्म 45 हर पोलिंग एजेंट के पास होता है, और फॉर्म 47 भी होता है, दोनों होते हैं ना। तो आज तक जितनी ये यहाँ पे हियरिंग हुई, उसमें कितने हलकों में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 पेश किए गए, वहां पे क्या कोई पेश किए गए और रखे गए, और इवन के चले वहां पे आप छोड़ दें अदालत में, बल्कि उसके आपको याद होगा कि इस पे सजा भी हुई थी कि आपने जाली फॉर्म वहां पे पेश किए, और उसके बाद किसी ने शायद 1-2 हल्के में गुंजाइश रखनी चाहिए, 4 हल्के होंगे, मतलब ऐसा तो उनके रखे होंगे, और वो भी मुकम्मल नहीं थे कि उन्होंने किया, लेकिन बाकी किसी जगह ये नहीं थे। अगर ये सारा कुछ था, सारा कुछ हुआ, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला मामला था, तो फिर अदालतों में क्यों नहीं पेश किए गए? फिर हम अगर हमने वो अदालतों में पेश नहीं करने, जज के सामने पेश नहीं करने, तो जज कैसे फैसला कर सकता है आपके हक में? कैसे वो, और हम उसके ऊपर इल्जाम भी लगा देते हैं कि जी कि ये जनाब ये इस तरह से पसंद की जुडिशरी आ गई थी, और उससे पहले किसी और की पसंद अपने बनाए हुए इदारों को हम खुद जो है वो अंडरमाइन भी करते हैं, बड़े अफसोस की बात है। ये जब तक आप इदारों की क्रेडिबिलिटी को बनने नहीं देंगे, ये होता है हर जगह पे होता है। अभी आपके सामने ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अपनी सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक, अपनी अदलिया के मुतालिक, ट्रंप ने भी इलेक्शन को रिग कहा था, वहां भी कहा था, लेकिन बात ये है कि बयानिया अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली आप उस चीज को बाकायदा तौर पर उसको एक बयानिया बना के जब आप चलाते हैं, तो अपने पूरे सिस्टम को आप दुनिया के सामने आप खराब करते हैं। और फाफन का क्या मुफादात हो सकते हैं? उसने एक फिगर्स आई है, उसने उसको कंपाइल किया, उसने पेश कर दिया कि जी कि ये डाटा है और ये हुआ है। अब इसमें अब फाफन को हम कहते हैं ये बिकी हुई है, और फाफन ने जनाब किसी मुफाद के तहत किया, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा कुछ होना चाहिए, किसी जगह कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी चीजें होनी चाहिए। हम भी कहते हैं अगर किसी को कोई इतराज है तो करे, लेकिन उसके सबूत तो पेश करें। कादर साहब, ये जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं माफी चाहूंगा, मैं चाह रहा हूँ कादर साहब का टाइम जरा कम था। कादर साहब, बात ये है कि हम हर इलेक्शन के अंदर ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ये RO इलेक्शन है, ये RTS इलेक्शन है, ये जी फॉर्म 47 इलेक्शन, लेकिन हम अच्छा राब्ता में मैं चाहूंगा कि वो आप ही इसका जवाब दे दीजिए कि जो हम ये कहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल, हमें मुझे याद है नून लीग की 2018 की गवर्नमेंट थी, चूंकि मैं उस वक्त जिसे कह लीजिए कि इंटरेक्शंस ये होते थे। आप पीपल्स पार्टी की 2008 की गवर्नमेंट को कह लें, 2018 की नून लीग की गवर्नमेंट को कह लें, आप 2024 की यानी 18 की PTI की, 2013 की नून लीग की, 2008 की, यानी पिछले तकरीबन 20-22 सालों के अंदर आप कहते रहे कि इलेक्शन रिफॉर्म्स कर लें, इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं हो के नहीं हुई, ठीक है। हमें पता है कि ROs ने ये किया, RTS में ये हुआ, लेकिन हम ऐसा निजाम बनाने के तैयार नहीं। क्या मतलब है इसका? सिर्फ इसका मतलब यही है ना कि जो हारने वाली है उसने एक्चुअली अवाम के नर्व पे सवार होना है, अवाम को तकसीम पैदा करनी है, अवाम में अवाम को बेवकूफ़ बनाना है, इदारों को ख़राब करना है, लेकिन अपने आप को दुरुस्त नहीं करना, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट लेने के लिए जो अपने आप को इस काबिल नहीं बनाना, और उसकी बुनियाद पर जीत या हार कर उसको तस्लीम नहीं करना। उसकी वजह यह, जब आप इस्लाहात की बात करते हैं तो उस वक्त वो दूसरी पार्टी, अपोजिशन में जो भी पार्टी होती है, जिस वक्त भी इस्लाहात की बात की जाती है, उस वक्त ये समझा जाता है कि ये जो इस्लाहात हो रही हैं, ये जनाब हुक्मरान पार्टी का इसको फ़ायदा पहुंचेगा, लिहाजा इसको नहीं होना चाहिए। या हुक्मरान जमात भी उसमें कोशिश करते हैं कि इसका फ़ायदा अपना अपोजिशन जमात को ना पहुंचे। तो इस वजह से ये इख्तलाफ दोनों में रहता है, लेकिन
ये चाहिए, ये जिस तरह से आपको 18वीं तरमीम को याद रखना चाहिए कि उसमें तमाम सियासी जमातों के लोग बैठे थे, तकरीबन 9 माह तक वो बैठ के उन्होंने किसी जगह कोई खबर उसकी नहीं निकली थी, और एंड पे जब आके वो 18वीं तरमीम पार्लियामेंट में आई तो पता चला कि क्या क्या जी उस वक्त रिवील किया हाँ बिल्कुल उस वक्त। तो इस तरह से होना चाहिए कि ये जो इस्लाहात है चाहे किसी भी जगह होनी है, बैठ के तमाम जमातों के नुमाइंदे बैठ के गैर जानबदारी के साथ उन लोगों को बिठाएं, रजा रबानी जैसे लोगों को, कि जो वाकई ये चाहते हों कि जिगर इस्लाहात हों, किसी को उसका ना हुक्मरान पार्टी को ना ही किसी अपोजिशन पार्टी को उसका कोई डायरेक्ट फ़ायदा के लिए ना बनाए, वो ओवरऑल पूरे मुल्क के लिए, पूरे सिस्टम के लिए इस्लाहात होनी चाहिए। इसी तरह से बाकी इदारों के अंदर भी होनी चाहिए। इस्लाहात तो इस्लाहात होती हैं और ये इसीलिए होती हैं ताकि हम सिस्टम को बेहतर कर सकें। इस पे थोड़ा सा बोल्ड हुकूमत को भी होना पड़ेगा और अपोजिशन को भी थोड़ा सा बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मल्ली साहब से एक्चुअली ये सवाल मल्ली साहब के सामने भी रखेंगे कि क्यों पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, सियासी जमातें जो एक्चुअली इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की जाती है वो क्यों नहीं होने देती, इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले लेंगे कि ब्रेक।